Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the chapter evaporation. So today we will start about the equipment used in the evaporation. So first equipment is pan evaporator. For my previous video on evaporation, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the equipment used for the evaporation. सो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स के इवोपरेटर्स जो रहते हैं अपन यूज़ करते हैं. तो इवोपरेटर्स आर डिवाइडेड मेनली इनटू 3 ग्रुप्स. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर, जिसमें कि आपके इवोपरेटिंग पेन आ जाते हैं, इवोपरेटिंग स्टील और शॉर्ट ट्यूब इवोपरेटर्स आते हैं. उसके बाद में फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर्स होते हैं. फिर फिल्म इवोपरेटर्स होते हैं, जिसमें कि 2 डिफरेंट टाइप्स के इवोपरेटर्स यूज़ करते हैं. विप्ड फिल्म इवोपरेटर, लॉन्ग ट्यूब इवोपरेटर, जिसमें कि क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर आता है और फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर आता है. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर. तो जो नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर्स रहता है, तो बेसिकली उनका जो प्रिंसिपल रहता है वो वर्क करता है मूवमेंट ऑफ द लिक्विड रिजल्ट फ्रॉम द कन्वेक्शन करंट सेटअप बाय द हीटिंग प्रोसेस. जब भी आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट की वजह से आपका इवोपरेशन होता है. और कन्वेक्शन करंट होता क्या है, इसमें बेसिकली द प्रोसेस विच हीट मूव्स थ्रू अ गैसेस और लिक्विड एज द हॉटर पार्ट राइजेस एंड द कूलर पार्ट श्रिंक. तो आप जब भी आपका जो भी कूलर पोर्शन है उसमें अगर आप विद द हेल्प ऑफ लिक्विड या कि स्टीम का भी यूज़ कर सकते हो या गैसेस का यूज़ कर सकते हो, तो उसकी हेल्प से अगर आप किसी भी लिक्विड को हीट करवा रहे हो तो क्या होगा कि जो हॉटर पार्ट्स रहेगा वो ऊपर की तरफ राइज करेगा और कूलर पार्ट जो रहता है वो श्रिंक होता है. तो उसको आप कन्वेक्शन करंट बोलते हो. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इवोपरेटिंग पेन के बारे में. तो बेसिकली ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्केल लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स कंटेनिंग वाटर आर इवोपरेटेड इन ओपन पेन कॉल्ड एज इवोपरेटिंग पेन. अगर आप ओपन पेन में किसी भी सपोज करो कि आपका ये पेन है, ये ओपन पेन है, इसमें अगर आप किसी भी सॉल्वेंट को या लिक्विड को हीट किसी भी सॉल्यूशन को या लिक्विड को आप हीट कर रहे हो तो दैट इज़ द ओपन पेन इवोपरेटर बोलते हैं उसको. तो इसका जो प्रिंसिपल रहता है, बेसिकली प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो इसमें अपन एक स्टीम जैकेटेड कैटल प्रोवाइड करते हैं और जिसमें कि आपको एक्वस एक्स्ट्रा जिसको भी आपको इवोपरेट करवाना है उसको आप प्लेस करते हो. और जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज़ योर इवोपरेटिंग पैन. तो ये बाहर वाला जो रहता है आपका जैकेट रहता है और ये जो रहता है ये आपका कैटल रहता है. तो इस कैटल में यू हैव टू फिल द लिक्विड एक्सट्रैक्ट जिसको भी आपको इवोपरेट करवाना है, और जैकेट में आप स्टीम या हॉट गैसेज या स्टीम का फ्लो करवा सकते हो जिससे कि इवोपरेशन होगा. तो ये इसका प्रिंसिपल रहता है. तो बेसिकली जब भी टेम्परेचर आपने यहाँ पर हीट पास करवाए विद द हॉट फ्लूइड और यू कैन यूज़ द हॉट गैसेस ऑल्सो, तो यहाँ से जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हो तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो रहेगा यहाँ का विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन जो ये कैटल रहेगा ये हीट होगा. फिर जो यहाँ पर इसमें लिक्विड जो फिलअप है वो विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन यहाँ पर जो लिक्विड रहेगा वो हीट अप होगा. और अगर आप स्टीरिंग इसमें इन्वॉल्व कर देते हो तो आपका जो रेट ऑफ इवोपरेशन रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. इसके बाद में क्या रहता है कि जब भी ये सारा लिक्विड इवोपरेट हो जाएगा तो जो कंसनट्रेटेड लिक्विड रहता है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. दैट इज़ द आउटलेट फ्रॉम हियर यू कैन कलेक्ट द आपका कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड. और यहाँ पर एक वेंट लगा रहता है जिसके थ्रू जो भी गैसेस वगैरह पास होनी रहती है वो हो जाती है. और आप ये जो लिक्विड है इसका कंडेंस फॉर्म भी यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम हियर. यहाँ पर आउटलेट रहता है कंडेंस लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो. अब कंस्ट्रक्शन की अगर बात करी जाती है तो जो इवोपरेटिंग पेन रहते हैं वो बेसिकली आपकी हेमीस्फेरिकल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में बताया था. शैलो और हेमीस्फेरिकल होते हैं और बेसिकली आपके कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और या एनिमल आयरन के बने होते हैं. तो स्टीम जैकेट जो रहता है वो हेमीस्फेरिकल शेप का होता है. हेमिस्फेरिकल शेप अब क्यों होता है, बिकॉज इससे आपको जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो मिलता है वो बहुत अच्छा मिल जाता है. तो द लार्जेस्ट एरिया फॉर द डिसएंगेजमेंट ऑफ द वेपर, तो इसके लिए यू यूज़ इट एज अ हेमिस्फेरिकल. ठीक है. अब अगर इसमें देखा जाए तो आपका
देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपका स्टीम का जैकेट जहाँ से आप स्टीम फ्लो करवाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ जैकेट। जो और जो इनर पोर्शन रहता है उसको आप क्या बोलते हो, कैटल बोलते हो। तो तो यहाँ पर जो रहते हैं सेवरल मेटल्स यूज़ होते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो कॉपर एक तरीके से एक एक्सीलेंट मटेरियल है। जो कैटल जो बनी हुई रहती है वो आपकी कॉपर की बनी हुई रहती है। तो कॉपर की अब क्यों बनी होती है बिकॉज कॉपर जो रहता है आप जानते हो सभी लोग कि इसकी जो कंडक्टिविटी रहती है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आपका हीट का जो ट्रांसफ़र रहेगा वो ज़्यादा हो पाएगा। लेकिन जब भी आप एसिडिक मटेरियल को अगर इवोपरेट करवाते हो तो कॉपर उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो उस पर्पज़ के लिए आपको टिन्ड कॉपर को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और जो जैकेट रहेगा उसके लिए आप आयरन का यूज़ करोगे। अब आयरन का यूज़ क्यों कर रहे हो आप जैकेट को बनाने के लिए, वो इसलिए कर रहे हो ताकि कि आयरन की जो कंडक्टिविटी रहती है वो बहुत ही लो रहती है। तो खुद कंडक्टिविटी ना करते हुए जो कंडक्शन रहेगा वो कॉपर को प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ये आयरन का बनाया जाता है। और रस्टिंग वगैरह से अगर प्रिवेंट करना हो आयरन को तो आप इनेमल्ड आयरन या टिन्ड आयरन का यूज़ कर सकते हो। अब इसके वर्किंग की अगर बात करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ टेकन इनटू द पैन। इस पैन में आप जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा उसको आप ले सकते हो। फिर इस स्टीम को आप इंट्रोड्यूस करोगे फ्रॉम हियर थ्रू द जैकेट। और ये जैसे ही हीट हो जाता है वैसे क्या होगा, इन दिस इवोपरेटर द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड रिजल्ट फ्रॉम द कन्वेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ से फिर हीट ट्रांसफ़र होगी आपके जो कैटल है, कैटल के इनसाइड हीट जाएगी और यहाँ पर जो भी लिक्विड रहेगा थ्रू द कन्वेक्शन करंट आपका लिक्विड जो रहेगा वो हीट होगा। और द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड इस जो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड वेपर के फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम हियर। और जो कंडेंसेट वेपर्स रहेगी यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम दिस आउटलेट। और जो भी एयर वगैरह रहती है इस वेंट से आपकी बाहर चली जाती है। सो दिस इज़ द डायग्राम। अब एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली आपका ये एक तरीके से इट इज़ अ सिंपल एंड इजी एंड चीप कंस्ट्रक्शन वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और दे आर इजी टू यूज़ एंड क्लीन। और स्टीरिंग ऑफ द इवोपरेटेड लिक्विड्स कैन बी डन इजीली। स्टीरिंग भी आप इजीली कर सकते हो, क्लीनिंग वगैरह इजीली कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और चीप भी रहता है, कहीं पर भी अवेलेबल हो जाता है ये। फिर उसके बाद में इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती इंस्टॉलेशन के लिए आपको, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही इजी है इसका। तो आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इजीली इसको हैंडल कर सकता है। फिर इसके बाद में अगर डिसएडवांटेजेस की बात करी जाती है तो ये इसमें बेसिकली जो पूरा लिक्विड रहता है आपका एक ही टाइम पे हीट होता है। तो जो भी अगर हीट लायबल सब्सटेंस है तो उनका डिकम्पोजिशन होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से आप जो भी हीट लायबल सब्सटेंस है उनको इसमें हीट नहीं कर सकते। और ऑन द इवोपरेटिंग सरफेस फॉर्म इज़ रैपिडली फॉर्म विच डिक्रीजेस इवोपरेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सरफेस पे उठता है। तो यहाँ पर अगर आपका फॉर्म का फॉर्मेशन हो गया है इस सरफेस पे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिफ्यूजन रहेगा वो डिफ्यूजन इजीली नहीं हो पाएगा वेपर्स का। तो वेपर्स का डिफ्यूजन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो इवोपरेशन है, जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो अफेक्ट होगा। तो ये चीज़ होती है, तो एक तरीके से डिसएडवांटेज है। तो इसमें आपको स्टीरिंग जो रहेगा एक तरीके से नेसेसरी प्रोसेस बन जाती है। तो आपको स्टीरिंग करना पड़ेगा ताकि कि जो फॉर्म बन रहा है सरफेस पे तो उसको आप ब्रेक कर सको, जिससे कि आपका जो रेट ऑफ इवोपरेशन रहेगा वो इंक्रीज़ हो सके। और दिस पेन कैन ओनली बी यूज फॉर इवोपरेटिंग एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो है उनको आप कर सकते हो। इवोपरेट जो भी एक्वस एक्सट्रैक्ट या थर्मोस्टेबल जो है, क्योंकि थर्मोस्टेबल इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको मालूम है कि सारे सरफेस जो है आपकी एक साथ में हीटअप हो रही है, होल जो लिक्विड रहता है। तो एक साथ हीटअप होने की वजह से क्या रहता है कि जो थर्मोस्टेबल अगर नहीं होते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन होने के चांसेस होते हैं। और दे कैन नॉट यूज्ड फॉर इवोपरेटिंग एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल। अब अल्कोहल्स वगैरह रहते तो ये कैसे रहते हैं, वोलेटाइल होते हैं नेचर में। तो उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के केसेस में इवोपरेटिंग पेन को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गया। और अगर किसी भी वाटर को आप बॉईल कर रहे हो तो उसकी जो बॉइलिंग को आप रिड्यूस नहीं कर पाते हो, तो सिंस रिड्यूस प्रेशर कैन नॉट बी क्रिएटेड इन ओपन पेन इवोपरेटर, तो इसमें आप जो रिड्यूस प्रेशर वाली चीज़ आप नहीं कर पाते हो, तो ये दिक्कत आ जाती है। अब ये एक तरीके से आपका ओपन पेन रहता है तो जो वेपर पास होती है एटमॉस्फेयर में वो सैचुरेशन में आ जाती है एक टाइम के बाद में। तो जब सैचुरेशन लेवल आ जाएगा तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन रहता है वो कैसा रहता है, आपका स्लो हो जाता है। तो एक ये भी इसमें डिसएडवांटेज है।
आप इसके यूजेस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली आपके जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस या भी थर्मोस्टेबल लिक्विड्स रहेंगे या लिक्विडाइज एक्सट्रैक्ट रहेंगे तो उसको आप इजीली इसमें इवोपरेट कर सकते हो. तो दीज आर द यूजेस. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.